सेक्शन 17 जरा इसमें देखते हैं, चैप्टर 2 का सेक्शन 17 कहता है डिफिनीशन, कहता है कि साक्ष्य का जो डिफिनीशन है वह ओरल भी हो सकता है, एविडेंस मौखिक भी हो सकता है, सुना सुनाया। हमने सुना था कि राम ने श्याम को पीटा था, हमने देखा नहीं लेकिन हमने सुना था कि राम ने श्याम को पीटा था, ठीक है। ये उसके बाद डॉक्यूमेंट, लिखित दस्तावेज के रूप में भी साक्ष्य हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस डॉक्यूमेंट को इसे जैसे राइट टू एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 में जो डिस्क्राइब किया गया है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है। अब यहाँ 19 में जो एक्सप्रेशन में जो दिया गया, तो इसमें क्या हुआ कि जब हम 1991 के बाद भी ग्लोबलाइज हुए तो इसके आफ्टर एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मिंग हुआ इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस का, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के थ्रू जो रिकॉर्ड किए जाने वाले एविडेंस है उसे भी क्या किया जाता है, उसे भी एडमिशन किया जाता है, वो भी एडमिशनेबल है, ठीक है, उसे भी स्वीकृति मिलती है। मौखिक साक्ष्य होता है, हमने देखा कुछ नहीं लेकिन हमने सुना था कि ऐसे ऐसे हुआ था। लेकिन अब 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने कल्याण कुमार गोगोई वर्सेस अग्निहोत्री एंड अदर्स जो पार्टी थे, इसमें अदर्स का जो केस चला था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया कि मौखिक साक्ष्य को उतना मौखिक साक्ष्य एक एविडेंस के तौर पर प्रासंगिक नहीं है, उसे वो एक्सिस्ट नहीं करता है, वो नॉन एक्सिस्ट है। क्यों प्रासंगिक नहीं है? क्योंकि इसके आधार पर जो दोषी होता है इसके कि जो सुनी सुनाई हुई बात है, इससे क्या होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शून्य हो सकती है। ये हो सकता है कि सुनी सुनाई जो भी बात हो वो बिल्कुल क्या हो, उस मैटर से कोई ताल्लुक रखता ही नहीं हो। तो इसको लेकर क्या होता है कि इस पे यहाँ पे बिल्कुल जो ओरल एविडेंस की बात आई, सुनी सुनाई बात आई, तो इसको एकदम बिल्कुल जीरो मान लिया जाता है। इसे क्या मान लिया जाता है? जीरो मान लिया जाता है कि नहीं, ये कोई फैक्ट में इसे कोई जगह नहीं मिलेगा कि हमने सुना और हमने उसको रिटर्न किया कि हाँ इन्होंने ऐसा सुना था, इस पे हम एविडेंस को ले रहे हैं। तो इसको एडमिशन के समय सुप्रीम कोर्ट के 2011 के जजमेंट के बाद ये दिक्कत हुआ। इससे क्या हुआ कि जो दोषी ना भी हो तो उनकी सुनी सुनाई हुई बातों के कारण उन्हें एक्यूज्ड मान लिया जाता था, और कभी कभी जो एक्यूज्ड होते थे वो सुनी सुनाई हुई बातों के कारण उन्हें क्या कर दिया जाता था, रिहा कर दिया जाता था, उन्हें छोड़ दिया जाता था। तो इस आधार पे जो रिटेन एविडेंस होते हैं उसे ही एडमिनिसेबल, उसे ही एडमिशन दिया जाता है एविडेंस के तौर पे। लेकिन जब इसे हम तथ्य को, जब फैक्ट को लाते हैं एविडेंस एक्ट में, तो 17 तो डिफिनीशन दे दिया, 18 कहता है कि जो उसका कार्रवाई चला, जैसे एविडेंस को लाया, तो इसमें क्या होता है, इसके टर्म को जरा समझिएगा, एडमिशन बाय पार्टी, एडमिशन बाय पार्टी, और 19 क्या कहता है, एडमिशन बाय पर्सन, ठीक है। दोनों का क्या हो रहा है, दोनों में क्या है, इसमें क्या है कि टू प्रोसीडिंग, एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग या हिज एजेंट बाय सूट, पक्षकार या अभिकर्ता के द्वारा। तो एजेंट कौन हो जाता है यहाँ पे, अभिकर्ता कौन हो जाता है? अभिकर्ता हो जाता है कि अगर पक्षकार न हो और पक्षकार के जगह पर जो उस एविडेंस को ला रहा है वो क्या हो जाता है, अभिकर्ता हो जाता है। तो इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है कि पार्टी इंटरेस्टेड टू सब्जेक्ट मैटर और पर्सन फ्रॉम इंटरेस्टेड ड्राइव्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, एडमिशन हो रहा है, लेकिन एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग। यहाँ हो रहा है कि एडमिशन बाय पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट पार्टी टू सूट, उन व्यक्ति की स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद में यानी उस केस में पक्षकार के विरुद्ध साबित किया जाना है। पक्षकार कौन है? मैं इलस्ट्रेशन से समझिए इसको, कि माना कि ए और बी के बीच में एक डिस्प्यूट चला, तो ए और बी सेक्शन 18 के तहत एडमिशन बाय पार्टी टू प्रोसीडिंग या हिज एजेंट ऑफ सूट, यहाँ पे एडमिशन हो चुका है ए एंड बी का। तो ए क्या हुआ यहाँ पे, ए ने केस को एडमिशन किया, तो ए ने अगेंस्ट बी को, ए ने बी के अगेंस्ट में एडमिशन दिया। अब क्या हुआ यहाँ पे कि अब 18 जो है सो ए को एडमिशन करने का राइट दे रहा है, ए एडमिशन करे या बी एडमिशन करे, राइट दे रहा है। लेकिन अब क्या होगा कि 19 में कहता है कि उन व्यक्ति की स्वीकृति जिनकी स्थिति वाद में पक्षकार के विरुद्ध साबित किया जाना है। तो अगर ए पक्षकार है या बी पक्षकार है, तो जिसके अगेंस्ट में वाद को साबित किया जाना है वह सेक्शन 19 में उसे क्या किया जाएगा, एडमिशन किया जाएगा। सेक्शन 20 कहता है कि एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, यहाँ देखिएगा जरा, एडमिशन बाय पर्सन्स एक्सप्रेसली रेफर्ड टू बाय पार्टी टू सूट, निर्दिष्ट व्यक्ति की स्वीकृति, वाद में पक्षकार में ये निर्दिष्ट व्यक्ति कौन हो सकता है? निर्दिष्ट व्यक्ति वो हो सकता है जिसने कुछ देखा ही नहीं, उसने एक्सप्रेस कर दिया, रिफर्ड कर दिया। समझिएगा जरा, ए ने एक घोड़ा खरीदा,
बी ने पूछा कि घोड़ा की क्या कीमत है, घोड़ा की कीमत बताओ। तो बी ने घोड़ा की कीमत जब पूछा तो ए ने घोड़ा की कीमत न बताते हुए कहा कि सी से जाकर पूछ लो, सी से जाकर पूछ लो, सी बता देगा। अब यहां जो निर्दिष्ट व्यक्ति हुआ वो कौन हो गया, सी हो गया। यानी हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन बात कर रहा है सेकंड पर्सन से, लेकिन वो क्या कर रहा है, कह रहा है कि थर्ड पर्सन के पास तुम चले जाओ। ये हमने एक मकान खरीदा, तो मकान की कीमत क्या हुई, तो मुझे मकान की कीमत क्या हुई, तो आप जाकर डी सी से पूछ लो कि इस मकान की क्या कीमत है। तो ये जो कंडीशन होता है ये आपके सेक्शन बी में एडमिशन होता है। तो सेक्शन 21 क्या कहता है, प्रूफ ऑफ एडमिशन अगेंस्ट पर्सन मेकिंग देम और हिज रिस्पेक्टिव इंटरेस्ट, स्वीकृति का उन्हें करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध या उनके द्वारा उनकी ओर से साबित किया जाना चाहिए। ठीक है, 21 को जरा समझिएगा। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में, ए एंड बी के बीच में एक डिस्प्यूट आता है। ए कहता है कि जो डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर है, ए कहता है कि डॉक्यूमेंट सिग्नेचर जो है वह फेक है। बी कहता है कि ये बिल्कुल ओरिजिनल है, ओरिजिनल है। ए साबित करने पे तुला है कि ये जाली सिग्नेचर है और बी साबित करने पे तुला है कि ये ओरिजिनल सिग्नेचर है। अब क्या होगा कि ए ढूंढेगा कि बी ने कभी इस डॉक्यूमेंट के सिग्नेचर को मिसमैच किया हो या इस सिग्नेचर के बारे में कहीं उसका कोई प्रूफ रखा हो, और बी क्या चाहेगा कि ए के उस सारे एविडेंस को वो तलाशने की कोशिश करेगा जिसमें वो कभी एक रिटेन में ये कहा हो कि ये सिग्नेचर जो है वो क्या है, वो सही है। तो दोनों एक दूसरे को ढूंढने में लगेंगे, दोनों एक दूसरे की एक फेक साबित करने में, एक फेक साबित करने की कोशिश करेंगे और एक जो है ओरिजिनल साबित करने की कोशिश करेंगे। T2 में व्हेन ओरल एडमिशन एज द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट आर नॉट रेलिवेंट, हमने यहाँ पे देखा था रेलिवेंट यानी जो स्वीकृति मिलती है। अब यहाँ देखिएगा दस्तावेज की अंतर वस्तु, अगर आप ब्रिटिश लॉ एविडेंस देखते हैं तो ब्रिटिश लॉ एविडेंस में बुक को ही क्या मान लिया जाता है, एविडेंस मान लिया जाता है। लेकिन यहाँ इंडियन एविडेंस में क्या है कि बुक की जो पेजेस होते हैं उस पेज तक काउंटर करना होता है। उसके बाद ये डिपेंड करता है एविडेंस लेने वाले कंसर्न पे, एविडेंस लेने वाले कंसर्न बॉडीज पे ये डिपेंड करता है कि वो उस एविडेंस को, उस बुक वाले एविडेंस को एक्सेप्टेबल करे या न करे। जैसे अगर कोई एविडेंस दिया जाता है और उस एविडेंस में जब बुक का रेफरेंस आता है, उस बुक के अंतर वस्तु की बात जब आती है तो एडमिशन उसे तो अपोजिशन के द्वारा क्या किया जाता है कि ये अपोजिशन के द्वारा उसे क्या किया जाता है, ऑब्जेक्ट किया जाता है कि नहीं ये बुक में जो लिखी हुई बात है वो गलत है, या बुक का ऑथर ही गलत था, या बुक का राइटर ही गलत था, या बुक में ये जो बातें हैं वो मिसप्रिंट से आ चुके हैं। तो यहाँ जो अंतर वस्तु की स्थिति, ये एडमिशन के समय ये जब एविडेंस एडमिशन होता है तो ये ब्रिटिश एविडेंस एक्ट और इंडियन एविडेंस एक्ट में यही सबसे बड़ा अंतर है कि यहाँ पे जो बुक के एविडेंस होते हैं इसे कंसर्निंग जो पर्सन होते हैं उन पे ये डिपेंड करता है कि उसे एक्सेप्टेबल करे या ना करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जरा कि इसका जो 21 ए जो क्लाउज आया है कि व्हेन ओरल एडमिशन इज द कंटेंट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड आर नॉट रेलिवेंट, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के अंतर वस्तु के बारे में मौखिक स्वीकृतियां कब सुसंगत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने सुसंगत और विसंगत और असंगत देखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था रेलिवेंट, इरेलीवेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हम लोगों ने ये एक चीज़ को यहाँ पे महसूस किया था, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग एक बात को लिख देते हैं कि रेलिवेंट जो होता है वो इनकंसिस्टेंट को टच करता है, इनकंसिस्टेंट को क्या करता है, टच करता है, लेकिन रेलिवेंट और इरेलीवेंट से कोई मतलब नहीं है। यानी ये दोनों जो है सो एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहता है। हमने पिछले वीडियो में सेक्शन 11 का भी बात किया था। 23 क्या कहता है कि एडमिशन इन सिविल केसेस वेन रेलिवेंट, सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत है। यहाँ तक 23 तक हम लोगों ने जो सेक्शन देखा है। अब 24 और 25 ये देखिए यहाँ क्या है, सारे में कन्फेशन है। तो एक चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जब भी 17 से 22 तक पूछे सेक्शन तो एडमिशन से ही है। पहला हमने यहाँ पे बहुत इजीली वे में सेक्शन को याद किया जा सकता है। 17 में डिफिनीशन है, 18 में एडमिशन बाय पार्टी और 19 में एडमिशन बाय पर्सन होल पोजीशन मस्ट बी प्रूव द अंगेस्ट पार्टी ऑफ सूट, मतलब जो बाद जिसके अंगेस्ट में साबित किया जाना है। उसके बाद क्या है कि जो निर्दिष्ट व्यक्ति है, ए ने कहा बी से, बी कहा कि जाके सी से पूछ लो। सेक्शन 21 कहता है कि वो फेक है और दूसरा कहता है कि नहीं वो ओरिजिनल है। अब दोनों एक दूसरे को प्रूफ करने में लगे हुए हैं।
22 में भी क्या कहता है कि 22 में भी कहता है कि जो उसके इंटरनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं ये उसको एडमिशन लिया जाए या नहीं लिया जाए। 24 में अब एडमिशन के बाद कन्फेशन पे देखेंगे। इसके नीचे कन्फेशन वाले पार्ट को देख लेते हैं। कन्फेशन में जैसे क्या होता है कि किसी को धमकी देना, वचन देना, धमकी देना या प्रॉमिस लेना, या कन्फेशन काउड बी इंडक्टमेंट थ्रीट और प्रॉमिस। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे आप सुनते होंगे कि एविडेंस देने जा रहा है और उसको को धमकी दिया गया, या ज़बरदस्ती उसे प्रॉमिस ले लिया गया, या उसे बहकाया गया, या उसे बहलाया गया, फुसलाया गया। तो ये क्या होता है कि ये क्रिमिनल एविडेंस में ये कब विसंगति होता है जाता है। कन्फेशन टू पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव। यहाँ इसी मसला को देखना है 25 और 26 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 25 और 26 कहता है कि दो तरीके का साक्ष्य का बयान होता है। एक सेक्शन 161 में पुलिस जो है वो बयान को ले सकता है, और 164 सेक्शन में एविडेंस एक्ट में मजिस्ट्रेट को बयान लेने का अधिकार होता है। सेक्शन 161 में जो पुलिस के द्वारा लिए जाते हैं बयान, इसके बारे में जो इंडियन एविडेंस एक्ट में लिखा गया है कि इस तरीके के बयान को कोर्ट में इसे एडमिशन स्वीकृति नहीं मिलती है। तो जो भी बयान दर्ज होते हैं वो मजिस्ट्रेट के सामने होते हैं। लेकिन यहाँ का क्या कंडीशन है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर रिलीज किया, कहा कि पुलिस के सामने जो दिए गए कुछ ऐसे बयान हैं जिसको स्वीकृति मिलना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर 2002 के केस में इस तरीके का जजमेंट आया कि जो एक संपूर्ण भाग को नहीं, लेकिन एक जो पार्शियली जो पार्ट होता है, कम से कम उसे एक एविडेंस के तौर पे लिया जाना चाहिए। जैसे अगर पुलिस जब्ती में जाता है तो जब्ती पे जैसे जो अगर किसी चीज़ को जब्त करता है तो उसका सिग्नेचर जो है वो उस पार्टी से उसे करवाने की कोई बाध्यता नहीं है। वह चाहे तो सिग्नेचर करवा भी सकता है या न भी करवा सकता है। 26 और 27 जो है क्या है, कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर जब कस्टडी में होता है उस समय का बयान, और अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में ये कितनी साबित हुआ। पुलिस की अभिरक्षा में अभियुक्त द्वारा की गई स्वीकृतियाँ साबित नहीं किया जाना और स्वीकृति साबित नहीं किया जाना। तो ये कब कन्फेशन के दौरान होता है, 25 और 26 में। 27 कहता है कि हाउ मच इन्फॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम एक्यूज्ड फॉर एनी ऑप्शन। अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में कितनी साबित हुई। अभियुक्त ने कहा कि हम और राम और श्याम, मोहन और सोहन 4 लोग थे। राम एक्यूज्ड है, श्याम एक्यूज्ड है, लेकिन मोहन और सोहन एक्यूज्ड नहीं है। तो राम और श्याम ने सोहन और मोहन को भी एक्यूज्ड बनाया। उसने कहा कि मेरे साथ वो लोग भी था, लेकिन अभी तक कोई उसका यहाँ पे साक्ष्य प्रमाणित नहीं है, अभी तक कोई उसका साक्ष्य नहीं मिला। अब पुलिस के सामने दिया गया हुआ अब क्या होगा कि एविडेंस एक्ट में जो जिन नामों को लिया जा रहा है उस नाम के बारे में ये प्रूफ किया जाएगा कन्फेशन में कि वाकई क्या वो जो नाम थे उनका कोई इनके साथ रिलेशन रहा है या नहीं रहा है। उसके बाद एक कन्फेशन मेड 28 कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ इम्प्रिजन काउज्ड बाय द एनी सच इंडक्टमेंट। उत्प्रेरणा, धमकी या वचन से पैदा हुए मन के प्रभाव पर दूर हो जाने की प्राप्त संस्वीकृति सुसंगत है। जैसे एविडेंस देने गया, एविडेंस में जो फैक्ट आया उसमें कब इरिलेवेंट हो जाएगा, गए धमकी दे दिए इसलिए हम बहकावे में आके बयान दे दिए थे, लेकिन अब क्या हुआ कि अब नहीं, अब 1 साल के बाद जाके बोला है कि नहीं अब हम बहलावे में तो आए थे, लेकिन अब जो हम कह रहे हैं वो क्या है, वो सही कह रहे हैं। तो यहाँ जो सेक्शन जो आप देख रहे हैं 28 का संबंध उसी से है कि नहीं मेरा मन बदल गया है, अब जैसा हम पहले जो सोच रहे थे इनके बारे में अब वैसा कुछ नहीं है, ये बहुत अच्छे आदमी हैं। तो ये क्या हो जाता है कि 28 में जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे हमने किसी के अगेंस्ट कंप्लेन किया और कंप्लेन के बाद हमने जब कंप्लेन को रिसीव कर लिया और कंप्लेन को हमने क्या किया, कंप्लेन को विड्रॉ किया। विड्रॉ करने में हमने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे मन जो है सो बदल गया है, ये उस तरीके के नहीं है जैसा हम सोच रहे थे। सेक्शन 29 कहता है कि कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बिकम, कन्फेशन अदरवाइज रेलिवेंट नॉट टू बी बिकम, अन्यथा सुसंगत, स्वीकृति को गुप्त रखना, वचन आदि कारण विसंगत हो जाना। विसंगत का मतलब क्या होता है, यहाँ पे विसंगत को हम लोग क्या कहते हैं, विसंगत को क्या हो जाना, इरेलीवेंट हो जाना। इरेलीवेंट बहुत एविडेंस में या कानून में कभी कभी ये काफ़ी विसंगत हो जाना, इरेलीवेंट हो जाना। कैसे इरेलीवेंट हो जाना, हमने जब कन्फेशन में हम जान रहे थे कि ऐसा हुआ था, लेकिन हमने उस बात को, तथ्य को छुपाया, गुप्त रखा, हमने कुछ कहा ही नहीं, तो वैसे एविडेंस क्या हो जाएंगे, इरेलीवेंट हो जाएंगे, जिनका कोई रिलेवेंसी से, फैक्ट ऑफ रिलेवेंसी से कोई संबंध नहीं रहेगा। 30 कहता है कंसीडरेशन टू प्रूव्ड। अब देखिए कन्फेशन कहाँ पहुँच चुका है, प्रूव्ड पे पहुँच चुका है और कंक्लूसिव प्रूफ पे पहुँच चुका है। तो अभी तक हम लोगों ने 24 से 29 तक कन्फेशन का चर्चा किया। अब यहाँ पे कंसीडरेशन ऑफ प्रूफ्ड कन्फेशन और कंक्लूसिव प्रूफ, 2 प्रूफ के बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। साबित स्वीकृति को जो करने वाला व्यक्ति तथा एक अपराध के संयुक्त विचारित अन्य को प्रभावित करती है उसे विचार में लेना। इसका पहला एडमिशन, सेकंड कन्फेशन और थर्ड उसको प्रूफ।
तो एडमिशन वाले पार्ट में क्या देखा कि सबसे पहले तो 17 में डिफिनीशन देखा। एडमिशन वाले पार्ट में 18 से लेकर हम लोगों ने 23 तक एडमिशन देखा कि कैसे कैसे एविडेंस को एडमिशन किया जा सकता है। एक पार्टी एक पक्षकार कर रहा है, एक पक्षकार किया, दूसरे पक्षकार पर वाद लाया, ये एक बात हो गई। तीसरा बात क्या हुआ कि एक पक्षकार दूसरे पक्षकार पे ब्लेम लगा रहा है और दूसरा पहले पे ब्लेम लगा रहा है। तो यहाँ जो एविडेंस में जो हम लोग जो फैक्ट देख रहे हैं ये सारे एडमिशन में देखें। उसके बाद कन्फेशन आता है, तो कन्फेशन में भी क्या देखें, इन कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर, और उसके बाद यहाँ पे उसके बाद इंडक्टमेंट और थ्रीट ऑफ प्रॉमिस, कैसे धमकी वचन उत्प्रेरणा से क्या बातें बनती है। और फिर हम लोगों ने कन्फेशन में देखा कि हमारा मन बदल गया। तो ये काफ़ी ईजी है, इस वीडियो को एक बार आप कंप्लीट तरीके से देख लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट जो इसका जो आगे की जो रिलेटेड जो पॉइंट है उसमें। न्यू व्यूअर तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।